हाय गुड मॉर्निंग ऑल्सो। कैसे आप लोग? आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर, जहाँ पर टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने जो बायो के चैप्टर शुरू किए थे, जो फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया था लाइफ प्रोसेस, आज उसी चैप्टर का हम लोग सेकंड और लास्ट पार्ट जो है शूट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के सारे डाउट्स आपके होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो बिना किसी देरी के चले चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका कि नाम है लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों, हम लोगों ने जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन तक टॉपिक कवर कर लिए थे। आज हम लोग जो है एरोबिक रेस्पिरेशन को समझेंगे बिल्कुल डिटेल में, बारीकी से। तो सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है? तो आप एक चीज माइंड में रखो कि जितने भी टाइप के रेस्पिरेशन मींस एनारोबिक और एरोबिक। तो एनारोबिक का मीनिंग तो है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन कर रहे ऑर्गेनिज्म, वो सारे ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन में आएंगे। और इसके अंदर एरोबिक में वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि रेस्पियर करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट मींस क्या है? अगर सिंपल वर्ड्स में हम लोग बोले तो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा, है ना, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन करेंगे, आपका जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करेंगे और उससे एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब करेंगे, ट्रैप करेंगे। चलिए समझते हैं। इट इज द रेस्पिरेशन प्रेजेंट द एयर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, पायरुवेट ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और एनर्जी निकलेगी। ये आपको याद रखना है। दो चीजें, सबसे पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, पायरुवेट ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन को यूज करके, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। ये हमको याद रखना है ना बेटा, कि सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो पायरुवेट है, ओके, वो ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन को यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और क्या रिलीज होगा? CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक बैटरी का डायग्राम दिया है, इस पर हम आएंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर ना जो एनर्जी रिलीज होगी वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनती है ना। बॉडी जो भी एनर्जी बनेगी किस फॉर्म बनेगी? एटीपी की फॉर्म। अभी एटीपी की फॉर्म में बनेगी, बॉडी के पास एडीपी होता है, ठीक है, और ये इनऑर्गेनिक फास्फेट की प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में, इनऑर्गेनिक फास्फेट की प्रेजेंस में बेटा ये एनर्जी बनाएगा, ये डाइजेस्ट होगा, और ये एडीपी से आपका जो है ये इनऑर्गेनिक फास्फेट, इसकी प्रेजेंस में एनर्जी बनेगी और आपकी जो एटीपी बन जाएगी। एटीपी क्या है? तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इसी एटीपी की वजह से आपकी बॉडी जो है वेरियस टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म कर पाती है। ओके, एटीपी क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कैसे बन रही है? तो इनऑर्गेनिक एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट की प्रेजेंस में ये वैसे ही है जैसा कि मान लीजिए आपका सी एक बैटरी है ना। अब ये केमिकल एनर्जी को में होती है ना इसके अंदर, तो ये केमिकल एनर्जी को यूज करके हम लोग इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बना सकते हैं, किसी मशीन को भी ऑपरेट कर सकते हैं। वैसा ही सेम इसके साथ हो रहा है ना। देखिए ये बैटरी है, इसको यूज कर रहे हैं ऑप्टेन से मैकेनिकल एनर्जी ले सकते हैं हम लोग, लाइट एनर्जी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकते हैं। ऐसे ही एटीपी काम करता है कि इसको बॉडी के वेरियस टाइप के फंक्शंस जो बेटा उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो है इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका यूज क्या है, देखो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, प्रोटीन सिंथेसाइजेशन में, नर्वस टिश्यूज को, सेल्स को कंडक्ट करने में, बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में। तो यहाँ कौन काम करेगा? एटीपी करेगा। कैसे करेंगे? जो हमने फूड लिया है, इनटेक किया, वो फूड रेस्पिरेशन के थ्रू सिंपलर मॉलिक्यूल में डिवाइड होगा, और सिंपलर मॉलिक्यूल में डिवाइड होने से बच्चों हमको एटीपी मिलेंगे। एटीपी क्या है? तो एनर्जी की फॉर्म है, और इसी एटीपी को हम लोग जो है यूज करके हमारी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद गैस एक्सचेंज इन प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक न्यू पॉइंट भी हम लोग ऐड करेंगे। सबसे पहली चीज, प्लांट जब रेस्पिरेशन करेंगे, ओके, तो जनरली आपको ये मानना है कि डेजर्ट प्लांट को हम अपार्ट करके उनको छोड़ दे, तो उसके अलावा जो नॉर्मल प्लांट है, ओके, वो रेस्पिरेशन नाइट टाइम पर करेंगे। क्यों? क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर भी एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होता है। ओके, डे टाइम पर ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसमें अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, वो रेस्पिरेशन नहीं होता है, वो फूड प्रिपरेशन में आएगा, है ना। पर नाइट टाइम पे ये लोग क्या करेंगे कि जो फूड इन्होंने दिन में प्रिपेयर किया है, ओके, उस फूड से रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी निकालेंगे, अपनी बॉडी के जो भी फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, और रात में ये प्लांट्स, ये ट्रीज जो है CO2 रिलीज करेंगे।
और ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे। ठीक है, तो नाइट में ये लोग भी क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, जिसके की थ्रू इन प्लांट्स को बेटा क्या मिलेगी, एनर्जी। मतलब कौन इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, आपके स्टोमेटास। ओके, स्टोमेटा का जो पोर्स है ये खुलेंगे, है ना। और एक चीज ध्यान रखना, स्टोमेटा खुलता है तो गैसेस एक्सचेंज तो करते ही है, साथ ही साथ वाटर को इवेपोरेट करने के लिए ट्रांसपीरेशन में भी इनका ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब डेजर्ट प्लांट के केस में क्या होता है, आप सभी को पता है कि डेजर्ट जो होता है बेटा, वहां पर वाटर की कमी होती है, पानी कम होता है। ओके, तो पानी की कमी होने की वजह से वो डे टाइम पर अपने स्टोमेटा पोर्स को ओपन करती और फोटोसिंथेसिस करते। फोटोसिंथेसिस तो डे में ही होगा ना, बट यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है कि डे टाइम पर ये क्या करेंगे, स्टोमेटा को तो क्लोज रखेंगे। ओके, फिर गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, तो ये क्या करेंगे, जो इनको CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको नाइट में एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, नाइट में सारी CO2 ले लेंगे और डे टाइम पर अपने स्टोमेटा को क्लोज रखेंगे, सिर्फ सनलाइट को यूज करके डेजर्ट प्लांट जो अपना फूड बना लेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि नॉर्मल प्लांट जो है वो तो रेस्पिरेशन ऐसे ही करें नॉर्मल, बट जो डेजर्ट प्लांट है उन केस में थोड़ा सा चीजें डिफरेंस हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्वाटिक एनिमल फिशेज जो होती है, हमारे पास लंग्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए, पर इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के पास होते हैं गिल्स। ओके, ये आपको दिखाई, ये गिल्स। ओके, अब ये जो गिल्स है बेटा ना, गिल्स हम सभी पता है इस टाइप से बॉडी में परफॉर्म करते फंक्शन को, कि ये गिल्स सिर्फ वाटर में डिसोल्व ऑक्सीजन को लेकर ही जो है ब्रीथिंग कर सकते हैं, इनटेक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ओके, यूज ऑक्सीजन ही करेंगे, बट ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही कर सकते। अब कैसे हो रहा समझना, एक एक ये ओपर्कुलम और गिल स्लिट को समझ। ओपर्कुलम क्या है, जैसे कि फिश स्विम कर रही है ना, मतलब पानी के अंदर है, तो अपने माउथ के थ्रू जिसके अंदर ऑक्सीजन डिसोल्व उसको इंटेक करेगी। ओके, और इन गिल्स जो आपका ये दिख रहा है ना, इस गिल्स में इसमें से ऑक्सीजन ट्रैप कर कर और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बॉडी से रन आउट कर दिया जाएगा। एक बार सुनिएगा, पानी में घुली ऑक्सीजन से ब्रीथ करेगी गिल्स के थ्रू, और यहाँ पर ओपर्कुलम पार्ट होता है और ये खुल जाता है ना, ओपर्कुलम जो होता है खुल जाता है। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने माउथ से वाटर इंटेक किया तो उससे ऑक्सीजन निकलने के बाद गिल्स जो है ओपर्कुलम को ओपन करेंगे और जो एक्स्ट्रा पानी बॉडी से बाहर होता रहेगा, क्योंकि पानी कंटिन्यू माउथ में इंटेक होगा, उसके लिए आउटर पार्ट होगा ही नहीं बॉडी से बाहर करने का, तो फिश को उस पानी को निकालेगी कैसे। ओके, तो फिशेस इस टाइप से अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, माउथ से वाटर आ जाएगा, गिल्स से ये ब्रीथ करी ऑक्सीजन लेगी और उस एक्स्ट्रा वाटर को अपने ओपर्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देगी, जो इनके जस्ट आइस के थोड़ा पीछे होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एक चीज याद रखना, जो आपका वाटर है इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है एज कम्पेयर टू हमारे लैंड के कंपेयर में वाटर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को इतना ही ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथिंग के लिए, इनको कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ब्रीथिंग के लिए। ओके, हम लोग अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। आई होप टेरेस्ट्रियल एनिमल आप सभी को पता होगा, मींस ऐसे ऑर्गेनिजम्स ओके जो कि अर्थ के ऊपर रहते हैं। ठीक है, उन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलेंगे। तो क्या सभी टेरेस्ट्रियल एनिमल के पास लंग्स होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ब्रीथिंग सिस्टम, जैसे कि आपका ये कॉकरोच है ना, ये इंसेक्ट है, इसमें ट्रेकिया होता है, आपको दिखाई दे रहा है ट्रेकियल सिस्टम। तो इसी के थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, कोई स्पेशल लंग सिस्टम इसके पास नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो आपका रेस्पिरेशन सिस्टम है, ब्रीथिंग सिस्टम, वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। सिंपली यहाँ से ऑक्सीजन इनटेक होगी, ट्रेकिया की हेल्प से बॉडी से फिर थ्रू आउट हो जाएगी ट्रेकियल ट्रैक्ट से। तो स्पेरिकल्स होते हैं, ट्रेकिया होती है, इनसे इंसेक्ट कर देते हैं। पर यहीं पर बात बेटा तो हम लोग ह्यूमंस की करते हैं, तो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मल्टीपल ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करेंगे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा करने के लिए, रेस्पिरेशन को करने के लिए। उसी पर हम लोग जो बात करने वाले हैं कि इसमें एक से ज्यादा ऑर्गन पार्टिसिपेट करने वाले। चलिए समझते हैं। जैसे ये एक ह्यूमन है ना, अब ह्यूमंस में हम सभी को पता है ब्रीथिंग हम लंग्स से करते हैं, पर सिर्फ डायरेक्टली लंग्स से ब्रीथिंग नहीं हो जाती, इसमें वो मल्टीपल ऑर्गन और मल्टीपल पाथवे सभी इन्वॉल्व होते हैं,
जो कि इस पूरी प्रोसेस को कंडक्ट करवाते हैं। और ये प्रोसेस शुरू होती है आपकी नेजल से, है ना, नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल्स मतलब आपके नथुने, जो आपके नोज के दोनों होल से, जहां से जो है वो गैस को आप इनटेक कर रहे हो और गैस को आप जो रिलीज कर रहे हो। ओके, तो नॉस्ट्रिल्स होता है। उसके बाद आती है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज ये वाला पार्ट है ना, जहां से होकर वो जो है गैस जो आपकी बॉडी में जा रही है। नेजल पैसेज के बाद आती है फेरिंग्स। फेरिंग्स डायग्राम देखो कहां पर है, ये रहा, जो आपके जस्ट गले का तो फेरिंग्स में जाती है। उसके बाद लैरिंग्स में जाएगी। लैरिंग्स का ट्रेकिया, ये जो पाथ दिख रहा है बता, ये आपका ट्रेकिया होती है। यहाँ पर आएगी ट्रेकिया से ब्रोंकी में आएगी, ये स्ट्रक्चर ब्रोंकी होता है। ओके, और यहाँ से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स क्या है, तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ऊपर से, ये वाला स्ट्रक्चर ये आपके ब्रोंकियोल्स होते हैं। ओके, और लास्ट में जाएगी ये आपकी एल्वियोलाई टिश्यूज और लंग्स में। और लंग्स की बेसिक यूनिट क्या होती है, एल्वियोलाई होती है। आपको याद रखना है ना, लंग्स की बेसिक यूनिट एल्वियोलाई होती है। अब इसको समझते हैं एक पॉइंट को, ठीक है। इसमें इट इन्वॉल्व लंग्स एंड एयर पैसेज। इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, लंग्स और आपके सारे एयर पैसेज, जिसमें कि नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लंग्स, ट्रेकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल से सब होते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। एयर पैसेज स्टार्ट फ्रॉम नोस्ट्रिल। कहां शुरू हो रहा है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एयर पैसेज जो है नोस्ट्रिल से स्टार्ट हो जाता है। ओके, थ्रू विच एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, जिसकी हेल्प से हम लोग बॉडी में एयर को इंटेक कर रहे हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आगे समझते हैं। The body air passage line with the fine hairs and muscle to the filter the air. एयर पैसेज के अंदर फाइन लाइंस होती है जो एयर को फिल्टर करती है, ठीक, और उसका उसको बॉडी में अंदर जाने देती है, ठीक है। आगे समझते हैं। कंडक्शन ऑफ एयर थ्रू द पैसेज इज फॉलो। इस टाइप की पैसेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसमें नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, लंग्स, इनसे होती गैस जाएगी। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इन द थ्रोट एंड ट्रेकिया प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ एयर पैसेज। ये जो ट्रेकिया होती है ना और कार्टिलेज होती है, ये एयर को प्रॉपर पाथवे से जाने में हेल्प करती है, उसको कोलैप्स करने में ना नहीं कर देती, कोलैप्सिंग को रोक लेती है, एयर के कोलैप्सिंग को ये जो पाथवे ये कंट्रोल कर लेता है, रोक लेता है। ओके, आगे समझते हैं। अब विद इन द लंग्स पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स ब्रोंकी। जब जैसे लंग्स पैसेज में जाएंगे तो स्मॉलर पैसेज ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब जो ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई होती है उसके हम बात करें। ब्रोंकियोल्स टर्मिनेट बलून लाइक स्ट्रक्चर कार्ड। ये ब्रोंकियोल्स जो होते हैं ना, इन बलून्स लाइक स्ट्रक्चर में बढ़ जाते हैं, ये ब्रोंकियोल्स है। और ये बलून्स लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एल्वियोलाई होता है। और एक सिंपल सी बात बताओ, इन्हीं एल्वियोलाई टिश्यूज के अंदर ही सारी गैस फील होती है। और यहीं पर आपकी ब्लड वेसल्स भी होती है, जहां से कि वो ऑक्सीजन वो सारी ब्लड सेल्स को जाती है, और वहां से जो CO2 वाला ब्लड है, जो CO2 है, वो लंग्स के पास आती है। ओके, स्ट्रेच कॉल्ड एल्वियोलाई। गैस एक्सचेंज ओके इन द सरफेस ऑफ एल्वियोलाई। ऑलरेडी बताया कि जो गैस का एक्सचेंज है वो एल्वियोलाई के सरफेस पर ही कंडक्ट होगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एल्वियोलर वॉल कंटेन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ये भी बता दिया कि एल्वियोलर वॉल्स के पास ब्लड वेसल्स का सारा नेटवर्क होता है, तो यहीं से एक्सचेंज भी होगा CO2 और ऑक्सीजन का भी। आगे समझते हैं। हमको पता है कि जब हम इनहेल करते हैं, ओके, जब हम इनहेल करते हैं मीन सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं ना, उस केस में हमारा जो कार्टिलेज है ना, या सिंपल वर्ड्स में बोले तो हमारा रिब केज है ना, जो इससे हमारा रिब केज फॉर्म हुआ, ये अपने आप को एनलार्ज करेंगे, जैसे कि लंग्स में हवा भर रही है। और जैसे ही हम एक्सेल करेंगे तो ये जो आपका दिख रहा है आपको रिब केज, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मीन्स जब हम इनहेल करेंगे तो रिब केज एक्सपेंड करेगा, चेस्ट हमको फूली हुई लगेगी। और जब हम लोग एक्सेल करेंगे तो ये रिब केज अपने आप को अंदर मूव कर लेगा। ये बोन जो होती है मूवेबल होती है ना, ये थोड़ा अप डाउन कर सकती है, अपने आप को फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। ब्लड ड्यूरिंग CO2 फ्रॉम द रेस्ट ऑफ बॉडी टू रिलीज इनटू द एल्वियोलाई। ये पॉइंट, ऑक्सीजन द एल्वियोलाई टेकन अप बाय ब्लड, ठीक है, ऑलरेडी बता दिया। ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई टिश्यूज से ब्लड में पहुंचाई जाएगी, और इन्हीं एल्वियोलर टिश्यूज से जो है ये बॉडी के सारे पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजन को पहुंचा देंगे, और वहां से CO2 भी यही लेंगे। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं, एक बार देख ले। जब ब्रीथिंग होती है ना, तो एक चीज याद रखना कि आपकी जो लंग्स है वो कभी भी ना तो पूरे खाली होंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, और ना कभी ऐसा होगा कि वो पूरे ऑक्सीजन से फील है, थोड़ा बहुत अमाउंट इसमें गैस का रहेगा ही रहेगा।
चाहे वो CO2 हो या चाहे आपकी ऑक्सीजन हो। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके लंग्स जो कंप्लीटली फील हो या कंप्लीटली एम्प्टी हो। तो दोनों चीज आपको ध्यान रखना। तो कुछ ना कुछ इसमें प्रेजेंस ऑफ गैस तो रहेगी ही रहेगी। ऑलरेडी बता दिया है कि जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इनलार्जमेंट होगा, है ना, और जब हम CO2 छोड़ रहे हैं बॉडी से बाहर गैस को निकाल रहे तो हमारे जो लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्स हो जाएंगे, मतलब वापस से एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। आगे देखते हैं। रेस्पिरेटरी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड कैरी टिश्यू, ऑलरेडी बता दिया है। आरबीसी का बात, आरबीसी के अंदर ही एफिनिटी होती है ना, आरबीसी ही है ना, जो अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ता है। ओके, और एक चीज और ध्यान रखना, आरबीसी की CO2 से ज्यादा एफिनिटी होती है ना, उससे ज्यादा बॉन्ड बनाना चाहता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ओके, बट यहाँ पर ऑक्सीजन से ही बॉन्ड बनते हैं ना। तो CO2 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। CO2 जो था ऑक्सीजन कंपेयर में ज्यादा सोल्यूबल है वाटर में, इस वजह से ये डिसोल्व जल्दी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, हम इस पर बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इस पर बात करने की नीड नहीं है हमको। ओके, अब ये कुछ रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम से जो कब कब हो सकते हैं। सबसे टोबैको जो लोग कंज्यूम करते हैं ना, उनसे टंग, लंग्स, हार्ट, लीवर, ये सारे ऑर्गन अफेक्टेड हुए। जो स्मोकलेस टोबैको है ना, उससे हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, पल्मोनरी डिसीज हो सकती है, आपकी ट्रेकिया में डिसीज हो सकती है ना, कैंसर हो सकता है, ओरल कैंसर हो सकता है। हाईली रिपोर्टेड इंडिया ड्यू टू टोबैको चीविंग, तंबाकू चबाने की वजह से, खाने की वजह से सबसे ज्यादा ओरल कैंसर के केस आपको देखने को मिलता है। गुटखा आप कंज्यूम कर रहे हो कोई, है ना। स्मोकिंग डिस्ट्रॉय सीलिया, स्मोकिंग से आपका सीलिया सेल जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऑन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एज अ रिजल्ट जर्म्स, डस्ट, स्मोक etc एंटर द लंग्स एंड कॉजेस इन्फेक्शन। और ये कफ, लंग कैंसर, ये सभी इसके कॉमन कॉज है, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो लंग्स को हमको बहुत ज्यादा केयर करना है, हम लोगों को इन चीजों से दूर ही रहना है। ओके, तो अब हम लोग शुरू करें नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका कि नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, और लाइफ प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए इस फंक्शन की भी बहुत ही ज़्यादा नीड है। इस फंक्शन के बिना भी हमारी लाइफ जो वो प्रोसीड नहीं की जा सकती है, लाइफ को कंटिन्यूसली हम लोग जो है चला नहीं सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते उसके फंक्शंस को। तो चलिए उसी टॉपिक से हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। हम सभी को पता है कि हमारा जो हार्ट है, ठीक है, उसका मेन काम है ब्लड को पंप करना, और ब्लड पंप होने के बाद जो हमारी आर्टरीज और वेन्स है उनसे होता हुआ ब्लड जो है बॉडी के वेरियस पार्ट तक, और इसी ब्लड के थ्रू जो भी एनर्जी हमने फूड से जो रेस्पिरेशन के थ्रू ट्रैप की थी वो सारे पार्ट तक पहुंचती है। जो भी वेस्ट पार्ट है हमारा बॉडी से, वो भी इसी ट्रांसपोर्टेशन, इसी ब्लड के थ्रू ही बॉडी में आगे से आगे ट्रांसमिट होता है। तो चलिए इसी को हम समझ सकते हैं आर्टरीज होती क्या है। तो आर्टरीज और वेन्स, ये आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपके ब्लड वेसल्स टाइप स्ट्रक्चर, ये होती है हमारी आर्टरीज और वेन्स। जो आपको ब्लू कलर से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, है ना, ये होती है आपकी वेन्स। और जो रेड कलर से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसके अंदर आर्टरीज और कैपिलरीज होती है। ओके, कैपिलरीज वेन्स के साथ भी उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी हम आर्टरीज पर बात कर रहे हैं। जो रेड कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ये होती है आपकी आर्टरीज। ओके, अब इस आर्टरीज का काम क्या है, आपके बॉडी का जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी लंग्स से जो ऑक्सीजन ऐड हुई है ब्लड के अंदर, वो सारा ब्लड इन आर्टरीज के थ्रू ही फ्लो होता है। ओके, इन आर्टरीज के पास वो ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, जो लंग्स से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की गई है, तो वो ब्लड होता है आपके आर्टरीज के पास। दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस बॉडी पार्ट। और ये क्या करती है, हार्ट से ब्लड को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक लेकर जाती है। क्यों? क्योंकि उस ब्लड में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है तो उस ब्लड को बॉडी के सारे पार्ट तक पहुंचाया जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। ठीक है, सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, यहाँ से ब्लड हाई प्रेशर में होता है, यहाँ से लेके जाते। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, इन आर्टरीज की वॉल एज कंपेयर टू वेन्स थोड़ी थिक होती है और ज्यादा इलास्टिक, यानी उनमें इलास्टिक रबर होता है आपका, उसको आप खींच सकते, फ्लो थोड़ा बढ़ा सकते, उस टाइप से स्ट्रक्चर होता है इन आर्टरीज का। आगे समझते, ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू देन आर्टरीज डिवाइड टू स्मॉलर ब्रांचेस। अब आप लोग देखो, जैसे आर्टरीज अपने टिश्यूज तो ऐसे स्मॉलर ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, और इनको आर्टरियोल्स बोलते हैं। कैपिलरीज आर्टरियोल्स बोल सकते हैं ना। आर्टरियोल्स क्या है,
एक सिंपल वर्ड समझाओ तो जैसे कि हमारा बॉडी पार्ट हो गई, वहां पर छोटी सी भी चोट लगने हम लोग को ब्लड निकलने लग जाता, तो हर जगह आर्टरीज नहीं होती, ऐसी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है जो आपके थिन हेयर फॉलिकल लाइक्स होती है ना, ये आपको दिखाई दे रही, इन्हीं को हम लोग आर्टरियोल्स बोलते हैं। और यहाँ पर भी बॉडी के हर एक पार्ट में होती है और हर एक पार्ट तक बॉडी के ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। ओके, तो आर्टरियोल्स होती है, इसी को हम बोलते हैं, और ये आपकी बॉडी के सेल से कनेक्ट होती है। चलिए आगे समझते हैं। ओके, अब वेन्स क्या है, हमने थोड़ी बात की है। सबसे पहली चीज, वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ये वेन्स जो है ना, बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट कर कर हार्ट तक लेकर आएगी। ओके, यहाँ क्लियर? आर्टरीज का काम तो ये था कि हार्ट से ब्लड को बॉडी पार्ट तक पहुंचा रही थी, बट यहाँ पर वेन्स क्या करेगी, सारी बॉडी पार्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको लेकर हार्ट तक लेकर आएगी। ओके, they collect blood from different organ bring back to the heart. Clear? They have no thick walls. इनकी walls thick नहीं होती, ठीक है, because blood is no longer under high pressure, क्योंकि यहाँ पर blood के पास कोई भी ज्यादा हाई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि जब हार्ट से ब्लड जा रहा है तब हाई प्रेशर में जाएगा, बट जब ऑर्गन से ब्लड आ रहा है थ्रू द वेन्स, तो उस टाइम पर हाई प्रेशर नहीं होने की वजह से इनकी वॉल ज्यादा थिक नहीं होती है, नीड नहीं है। ठीक है, आगे समझते हैं। ओके, कैपिलरीज क्या है? ऑलरेडी मैंने बताया था, कैपिलरीज वो थिन ब्लड वेसल्स है जो पतली होती है, हेयर फॉलिकुलर ट्यूब्स होती है जो बॉडी के हर एक पार्ट में होती है, और ये भी ब्लड को छोटे छोटे पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। समझते, स्मॉलेस्ट वेसल्स है हैविंग वॉल्स व्हिच आर नो वन सेल थिक। ठीक है, बहुत स्मॉल मसल होती है, उनकी एक सेल थिक हो सकती है। थ्रू दिस वॉल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेसेस। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, ब्लड और सेल प्लेसेस, क्योंकि हर एक पार्ट हर एक बॉडी में एनर्जी की नीड है, तो मसल्स इन्हीं ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड का और दूसरे मटेरियल वेस्ट हो गया जो मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है ना। कैपिलरीज जॉइन टुगेदर फ्रॉम वेन्स एंड दैट कन्वे ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन्स और टिश्यू। ठीक है, कैपिलरीज जो होती है ये पूरे बॉडी पार्ट और ऑर्गन्स को जोड़ती है, इसी की वजह से जो हमारा ब्लड है वो सारे ऑर्गन्स, इवन सिंगल टिश्यू और सिंगल सेल्स तक भी पहुंच सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आप लोग, हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां में ब्लड वेसल्स नहीं होती है? तो आपको इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी क्लियर होगा। आर्टरीज क्या है? तो रेड जो ऑक्सीजन ब्लड है वो, और कैपिलरीज क्या है? दोनों के लिए सेम होगा। ये जो आपकी थिन हेयर फॉलिकल लाइक मसल्स दिख रही है, जो आपकी ऑर्गन्स, टिश्यू, यहां तक जो ब्लड पहुंचा रहे हैं ना, छोटी छोटी सेल्स, उनको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। ओके, ये आप छोटा सा है, कभी हमको चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो हम थोड़ी देर देखेंगे, थोड़ी देर हमारी बॉडी से ब्लड बहने के बाद, ब्लड का फ्लो होने के बाद वहां पर एक व्हाइट कलर की लेयरिंग है जिसके बाद की ब्लड का फ्लो रुक जाता है, और इसमें आपकी प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये लीकेजिंग और ब्लड वेस्ट को, ब्लड लॉस को आपका कंट्रोल करती है। समझते हैं, लीकेज और लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू इंजरी लीड्स टू रिडक्शन इन द प्रेशर एंड एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर वहां पर चोट लगी और ब्लड कंटिन्यूस बह रहा है तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रेशर को कम करेगा, और इस प्रेशर को कम करने के लिए, इस प्रेशर कम ना हो, हमारी ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाए, इसके लिए क्या करते हैं, ये प्लेटलेट्स वहां पर आ जाती है और एक क्लॉट जमा देती है ब्लड का, जिसकी वजह से वो वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज जो डैमेज हुई है वहां से ब्लड के फ्लो को रोका जा सके, हमारे जो बॉडी के प्री नॉर्मल फंक्शन है वो ढंग से परफॉर्म हो पाए। जैसे इंजरी हुई, इससे समझिएगा ये ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ पर वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्लेटलेट्स आ गए, एक प्लग की तरह उन्होंने इन्फॉर्म किया और यह फेब्रिन क्लॉट बन गया ना। फेब्रिन क्लॉट बनने के बाद यहाँ से ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। ब्लड का फ्लो जैसे ही रुका तो आपकी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगी, और एक्सेसिव ब्लड फ्लो से भी हम लोग प्रिवेंट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, लिम्फ टिश्यू, लिम्फ फ्लूइड। ओके, होता क्या है, ये लिम्फ टिश्यू जो था इसमें प्लाज्मा होता है बेटा ना, और ये ब्लड के साथ ही होता है जनरली, बट इसका मेन कंटेंट आपका वाटर सेल समझते। थ्रू द पोर्स ऑफ कैपिलरीज वॉल सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म लिम्फ। हमारी ब्लड प्लाज्मा उन कैपिलरी से, कुछ ब्लड सेल्स टिश्यू कैपिलरी से जो निकल जाते हैं ना, वो प्लाज्मा में और लिम्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है,
और एक और चीज, ये लिम्फेटिक टिश्यू ही होते हैं जो भी आपके ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा रोल निभाते हैं, जो फैट का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशंस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो इसमें भी लिम्फ टिश्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। उसके अलावा एक मेन काम है, लिम्फ जो है डाइजेस्टेड फैट को इंटेस्टाइन से लेकर जाता है और एक्स्ट्रा सेलुलर आपके जो ब्लड है वहां पर पहुंचाने का काम करता है। देखिएगा, लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, लिम्फ डाइजेस्टेड फैट को इंटेस्टाइन से लेकर ड्रेन्स, उसको कहां ले जाता है, एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस एंड बैक इनटू द ब्लड, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को लेकर जाएगा और फिर से ब्लड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम भी लिम्फेटिक टिश्यू का ही होता है। अब हम लोग समझते हैं बेटा प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। हम लोग 6 क्लास और मे बी उसकी छोटी क्लासों से भी हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में समझते आए हैं। ओके, तो जाइलम क्या होता है, जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। वाटर एंड मिनरल मतलब प्लांट के सारे पार्ट्स तक वाटर एंड मिनरल पहुंचाने का काम किसका है, इन जाइलम का है। और जो फूड प्लांट की लीफ ने प्रिपेयर किया है बच्चों, है ना, उस फूड को बॉडी के सारे पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका है, तो वो काम है हमारा फ्लोएम का। ओके, अब हम लोग समझते, ठीक है, हम सभी को बताइए जो वाटर मिनरल सब कहाँ होंगे, सोइल में होंगे, है ना। तो जाइलम रूट से स्टार्ट हो जाता है आपका, है ना। सोइल जो है प्लांट की रूट से स्टार्ट होता है और प्लांट के एवरी सिंगल पार्ट में होता है, और यहाँ इसका मेन काम है पानी पहुंचाने का। ओके, if the distance between root and leaves are small, energy and raw material can be easily diffused to all part, but a large distance transportation system is essential। जब बहुत बड़ा ट्रांसप्लांटेड ट्री है तो उस केस में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। ओके, क्योंकि प्लांट की ट्रीज की हाइट बहुत ज्यादा हो सकती है ना, उस बॉडी के प्लांट के ऊपर बहुत लंबे लंबे पार्ट तक पानी पहुंचाना, वो इन टिश्यूज के बिना कंडक्ट करवाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता। ओके, तो दोनों ही टिश्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का है। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर को बॉडी के रूट से शुरू होकर बॉडी के सारे पार्ट तक जाएगा, और फ्लोएम लीफ से आपका फूड जो बना रही है उसको वहां से लेकर बॉडी के सारे पार्ट तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारे प्लांट ने जो फूड बच्चों प्रिपेयर किया है। ओके, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, तो जाइलम करेगा। हम ऑलरेडी बताया जाइलम टिश्यू और ट्रेकिएट्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा और ये जाइलम कंडक्ट करवाएगा। ओके, ये अपवर्ड होता है ना, नीचे से ऊपर की ओर। ओके, आगे समझते हैं ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ओके, ट्रांसपीरेशन का मीनिंग बच्चों सिंपल वर्ड्स पढ़ो तो हम लोगों को इवेपोरेशन पढ़ाया गया है ना छोटी क्लासों में, वाटर का गैस बनकर हवा में उड़ना और ऊपर क्लाउड फॉर्म होना। सेम जब यही इवेपोरेशन की प्रोसेस प्लांट अपने स्टोमेटा के थ्रू जब करते तो उसी के लिए हमने एक स्पेशल टर्म यूज किया है, ट्रांसपीरेशन। यानी इवेपोरेशन की प्रोसेस जैसा ही है बट ये स्टोमेटा के थ्रू होगी और प्लांट में कंडक्ट की जाएगी, तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन के नाम से जानते हैं। उसके लिए एक स्मॉल सी एक्टिविटी हमने की, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, समझते बिल्कुल इजीली। स्मॉल साइज के 2 पॉट्स लिए, ठीक है, उनको सेम एक ही जैसे सोइल और एक ही से मटेरियल में रखा है। ठीक है, वन शुड हैव अ प्लांट इज इन द अदर पॉट प्लेस स्टिक द सेम हाइट एज द प्लांट, दोनों सेम हाइट के और एक में हमने स्टिक रख दिया ना। अब हम देखते क्या कवर द सोइल इन बोथ पोर्ट्स, दोनों ही पोर्ट्स को सोइल से कवर कर दिया विथ अ प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक की शीट के साथ, सो दैट मॉइस्चर कैन नॉट बी एस्केप बाय इवेपोरेशन। अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो मॉइस्चर जो वो उससे बाहर नहीं निकल पाए। तो एक में हमने स्टिक लगा दी, एक में हमने प्लांट ले लिया और उसको ढक दिया। अब हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। कवर बोथ सेट्स प्लास्टिक शीट्स, प्लेस ब्राइट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर के लिए दोनों को हमने सनलाइट में रख दिया। इन पॉट विथ प्लांट वाटर ड्रॉपलेट्स आर फाउंड इन प्लास्टिक शीट, जिस के अंदर हमने प्लांट लगाया था हम देखेंगे कि वहां पर अंदर की प्लास्टिक शीट में हमको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेगी। वहीं पर जिसमें हमने सिर्फ एक स्टिक लगाई थी ना सोइल के अंदर, हम देखेंगे कि वहां पर कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि प्लांट थ्रू द स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन करते हैं। ओके, तो आप ध्यान रखना कि हम ऐसा कर सकते हैं कि एक प्लांट लिया, एक में हमने एक स्टिक लगा दी और दोनों को परफॉर्म कर रहे हैं। तो जिसमें प्लांट लगाया था उसकी
ग्लास और प्लास्टिक के कॉर्नर पर हमको वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। एट द सेम टाइम जिसमें एक स्टिक थी, कोई भी वाटर ड्रॉपलेट देखने को नहीं मिला। क्या प्रूफ होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो थ्रू द ट्रांसपिरेशन सनलाइट की वजह से पानी का जो है लॉस करते हैं। ओके, जाइलम हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है नाइट टाइम पर, है ना, और ये प्लांट के प्रेशर पर भी डिपेंड करता है कितना प्रेशर आ रहा है नाइट टाइम पर। डे टाइम पर स्टोमेटा ओपन हो, जैसे ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। और एक्वाटिक डेजर्ट प्लांट में तो क्या होगा, डे टाइम पर ये अपने स्टोमेटा को बंद रखेंगे जिससे कि वाटर लॉस को बचा सके, ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल कर सके। तो याद रखना ना, तो ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटा के थ्रू वाटर का वेपर बनकर एटमॉस्फेयर में फैलना आपका ट्रांसपिरेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। ओके, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन बच्चों फ्लोएम के थ्रू होता है। ओके, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन का सारा काम कौन कंडक्ट करवा रहा है? जाइलम करवा रहा है। और फूड का काम कौन देख रहा है? हमारा फ्लोएम देख रहे। चलो समझते हैं। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट हमारा बना, जो कि फूड होता है ना, ग्लूकोज, स्टार्च, उसको लिप्स से बॉडी के सारे पार्ट तक पहुंचाना, उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन। और ये कौन करेगा? ये कराएगा आपका फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम आल्सो ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस। के अलावा फ्लोएम जो है एमिनो एसिड्स और अदर सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। आगे समझते हैं। दिस सब्सटेंस आर डिलीवर्ड द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड इन ग्रोविंग ऑर्गन्स, ठीक है। और ये सब्सटेंस जो फूड बना है ना, ये जो फ्लोएम होता है, यही से आपके रूट्स, फ्रूट, सीड्स, ये सब ग्रोविंग, इनको न्यूट्रिशन, स्टोरेज, ये भी कौन देगा? तो यही फ्लोएम ही दे रहा है। तो इतने सारे काम होते हैं फ्लोएम के। पहला काम, जो फोटोसिंथेसिस का फूड बना वो सारे पार्ट तक पहुंचाना, एमिनो एसिड्स और अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना, फ्रूट, सीड, उनके लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो पहुंच देने का काम भी कौन कुछ का? तो इसी का, फ्लोएम का ही है। आगे समझते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस, और किस किस का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है? ओके, ट्रांसलोकेशन का मीनिंग है कि जो न्यूट्रिशन, होल्ड ऑन अ सेकेंड, ओके ओके, ट्रांसलोकेशन क्या होता है? हमने ऑलरेडी ट्रांसलोकेशन टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल। समझिएगा, ट्रांसलोकेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो फूड आइटम या जो वाटर है उसका एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने का जो काम है वो कहलाता है हमारा ट्रांसलोकेशन। मींस लीफ ने फूड प्रिपेयर किया, उसके बॉडी के सारे पार्ट उस फूड को पहुंचाना, ट्रांसलोकेशन। जो आपका जाइलम टिश्यू है वो यहाँ से वाटर कंडक्ट रूट से और उसको सारे पार्ट तक पहुंचाना, क्या कहलाएगा? ट्रांसलोकेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अब हमको पता है एक जाइलम जनरली ट्रांसपोर्ट ओक्यूर मेनली बाय सिंपल फिजिकल फोर्स, बट फोर्स दैट ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। जाइलम जो है सिंपली फॉर्म में काम करेगा, सपोर्टिंग टिश्यू की तरह वाटर पहुंचाने का, बट जब फ्लोएम काम करेगा ना तो वो एक एनर्जी यूटिलाइज करेगा। एनर्जी का क्या करेगा? यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी में होगा फ्लोएम की केस में, जबकि जाइलम की केस में ऐसा कुछ भी एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं होगा। मटेलाइट सुक्रोज ट्रांसफर टू फ्लोएम। हमको पता है सुक्रोज भी क्या, ग्लूकोज का फॉर्म है ना, एनर्जी होगी। और फूड बना ही कौन रहा है? लीफ बना रही है। पहुंचाने काम कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। तो सुक्रोज भी किसके पास होगा? तो फ्लोएम के पास होगा। सिंपल। ट्रांसफर टू फ्लोएम यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। हमको पता है एनर्जी फ्रॉम एटीपी, एटीपी के थ्रू ही होगा। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा टिश्यूज के ऊपर, एंड ये वाटर मूव करेगा अप साइड में, ठीक है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू। एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम, है ना। स्प्रिंग शुगर और जो शुगर के स्टेम उसमें हो जाता है, इज ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड्स एनर्जी टू ग्रो। बर्ड्स का एक स्ट्रक्चर बनेगा और इनको एनर्जी चाहिए ग्रो करने के लिए। बहुत सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार और समझ लेते हैं। जो जाइलम का काम वाटर कंडक्टिंग का है, ठीक है। फ्लोएम सुक्रोज, ग्लूकोज, एनर्जी, फूड से रिलेटेड एटीपी, एनर्जी, ऑस्मोटिक प्रेशर,
इन सब में किसका रोल है? तो फ्लोएम का है। ओके, एक्सर्शन समझ लेते हैं ना, एक्सक्रेशन भी बोलते हैं। इसका मीनिंग है हार्मफुल सब्सटेंसेस को या वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से थ्रू आउट करना या बॉडी से बाहर निकालना, ये होता है हमारा एक्सक्रेशन। और ये सिर्फ सॉलिड वेस्ट नहीं, आपका गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, यूरिन, यूरिक एसिड, यूरिया, इन सभी फॉर्म्स में ऑर्गेनिज्म जो है अपना वेस्ट बॉडी से निकालते हैं। इवन प्लांट्स भी इस एक्सक्रेशन को करते हैं, एक्सर्शन को करते हैं, समझते हैं, ठीक है। एक्सर्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हुई हमारी बॉडी, उसके बाय प्रोडक्ट में जो वेस्ट बना, और नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सर्शन कहलाता है, ठीक है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिमूव करते इस वेस्ट को सिंपलर डिफ्यूजन से बॉडी से, ठीक है, वाटर की फॉर्म में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटा बहुत सारे ऑर्गन्स वर्क करते इस पूरी एक्सकर्शन प्रोसेस को करने के लिए, क्योंकि यूनिसेल्युलर हमको होता है एक ही सेल है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, ज्यादा डीप नहीं, बट जबकि जो आपके मल्टी सेल्यूलर या हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उनमें एक्सर्शन को करने के लिए मल्टीपल ऑर्गन जो पार्टिसिपेट करेंगे, उसी को हम लोग समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम पर बात करते हैं। ओके, ये होती है हमारी किडनी, और इसका मेन काम है बॉडी में हमारा जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करने का। उस ब्लड के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है, ठीक है, उसको वाटर के साथ मिक्स करके यूरिया की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में बॉडी से थ्रू आउट कर देती है। और अगर ये किडनी से अपना फंक्शन ढंग से परफॉर्म ना करे तो मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं एट द सेम टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, इसकी एक एक चीज को हम समझते, ठीक है। किडनी लोकेटेड कहाँ होती है? तो हमारी बैकबोन के जस्ट पास में होती है, जस्ट पीछे की साइड, ठीक है। किडनी आर लोकेटेड द एब्डोमेन ऑन द अदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन की दोनों साइड में होती है, स्टमक के जस्ट थोड़ा सा बैक साइड में, ठीक है। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, यूरिन बनाती है, ओके, और ब्लड में से उसको फिल्टर करके, उसको छान कर उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करने का काम किसका? किडनी का, ठीक है। इन द किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड। क्या करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट जिसके अंदर यूरिया, यूरिक एसिड हो, उसको बॉडी की नीड नहीं है तो उसको ब्लड से अलग करने का काम कौन करेगा? तो आपकी किडनी करेगी। आगे समझते हैं। ओके, किडनी की बेसिक यूनिट नेफ्रॉन होती है, आपको याद रखना। किडनी जिन स्ट्रक्चर से मिलकर बनी छोटी छोटी सेल्स, टिश्यूज के लो, वो नेफ्रॉन होती है, ठीक है। आगे समझते हैं। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। हर एक किडनी के पास बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स होती है जो फिल्ट्रेशन का काम करती है, और उस यूनिट का नाम हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नेफ्रॉन, ठीक है। किडनी की यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। और हर एक किडनी, दोनों किडनी है, और दोनों किडनी के पास बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आगे समझते हैं। एट द एंड ऑफ ईच नेफ्रॉन कप शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। देखिएगा ध्यान से, ये जो आपकी किडनी है ना, इसके एंड में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, ये होता है आपका बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। अब इस हर एक कैप्सूल के पास एक क्लस्टर होता है थीन वॉल का, ब्लड कैपिलर, इसका आपको दिख रहा है, यहीं से सारा काम होता है। इस कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और इन्हीं ब्लड कैपिलरीज को दिखाई दे रही, इन्हीं ब्लड कैपिलरीज को हम लोग ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। ओके, समझिए। सब नेफ्रॉन के पास अपना एक बोमेन्स कैप्सूल होगा, इस बोमेन्स कैप्सूल के पास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होगी, और ब्लड कैपिलरीज के लिए एक वर्ड है ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब इसका काम क्या है? ये ग्लोमेरुलस क्या, यही ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। जो बोमेन्स कैप्सूल के पास जो ब्लड आता है, यहाँ से ब्लड आ रहा है बोमेन्स कैप्सूल में, और ये ब्लड कैपिलरीज ही सारे ब्लड को फिल्टर करने का, छानने का एक फिल्टर की तरह रिएक्ट करेगी। आगे समझते हम लोग ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इनका कैसे फिल्ट्रेट होता है। ओके, ये आपको बोमेन्स कैप्सूल वाला पार्ट है, ग्लोमेरुलस है ना। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, जो आपका फिल्ट्रेट हुआ है, ठीक है, उस फिल्ट्रेट के बाद जो सिलेक्टिव यानी जो अच्छी चीजें हमारी बॉडी की नीड है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, और बाकी वेस्ट सब्सटेंसेस को बॉडी से थ्रू आउट करने में हेल्प करता है। आगे समझते हैं। और हमारा जो किडनी से, आपको याद है, पर डे
अप्रोक्स 180 लीटर से ज्यादा ब्लड को प्यूरिफाई करती है, यानी ब्लड को 180 लीटर ब्लड बार आपकी किडनी में जाता है रोज, है ना। अब बॉडी ब्लड तो 5 लीटर के अप्रोक्स होता है, फिर वो 180 कैसे हुआ, ये 5 लीटर बार बार जाता है ना आपकी किडनीज के पास। तो 180 लीटर जब तक ब्लड होता है, उतना ब्लड जो होता है आपकी किडनीज जो है प्योरीफाई करती है डेली। और लगभग 1 से 2 लीटर होता है जो वेस्ट हम लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं पानी की फॉर्म में, ठीक है, समझते हैं। रिमेनिंग फिल्टर रीअब्जॉर्ब टेक किडनी ट्यूबल्स is water reabsorbed based on amount of excess water in the amount of dissolved waste of exerted, ठीक है। और जो वेस्ट है उसको हम बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं इसके थ्रू, आगे समझते हैं। ओके, अब बात करते हैं कैसे काम कर रहा है, ठीक है। हर एक किडनी के पास ये यूरेटर होता है, दिखाई दे रहा है आपको ये यूरेटर, और ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। यूरेटर का क्या काम है, जो ब्लड यूरिन बना, जिस ब्लड से यूरिक एसिड यूरिया और यूरिन निकाला, उस यूरिया को यूरेटर के थ्रू है ना ये किडनी इस ब्लैडर में डिपॉजिट करते जाएगी। और ये ब्लैडर मान ले पाउच की तरह वर्क करता है, जो अपने अंदर यूरिन को इकट्ठा करके रखता है। और जब ये फील हो जाता है ना 300 to 400 ml इसके अंदर आ जाता है, तो आपके इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और आपको यूरिन के सिग्नल मिलने लगते हैं। ये कम से कम 1 लीटर के आसपास यूरिन अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। जब देखते ना हम, जब सिग्नल मिलने लगे, हमने यूरिन को कंट्रोल किया, तो थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट होगा। जब बहुत ज्यादा पेन होने लग गया, मीन्स का 1 लीटर से ज्यादा यूरिन इकट्ठा हो गया है और अब इसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, उस केस में जो होता है ब्लैडर के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। ओके, तो ब्लैडर अपने अंदर यूरिन को स्टोर करके रखता है, और यूरेथ्रा या यूरिनेट क्या होता है, ये ब्लड को सॉरी ये यूरिन को बॉडी से थ्रू आउट करने का काम करता है ना। ये क्या करेगा, यूरेथ्रा यूरिन को बॉडी से थ्रू आउट करने का काम किसका है, इस यूरेथ्रा का या यूरेटर का। आगे समझते, डायलिसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें जिन पर्सन की किडनी ढंग से परफॉर्म नहीं करती है, ओके, उस केस में उनके ब्लड से इंप्योरिटीज को निकालने के लिए या ब्लड को फिल्टरेट करने के लिए आर्टिफिशियल मशीनों के थ्रू ब्लड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है और फिर से ब्लड को बॉडी के अंदर पहुंचा दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस के नाम से जानते हैं। और जिन पर्सन्स की किडनी ढंग से अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती बच्चों ना, उन लोगों के लिए एक वरदान है, इसी के थ्रू वो लोग जिंदा रह पाते हैं। ओके, बहुत कॉस्टली होता है इसको, क्योंकि इसमें हर आपको कुछ टाइम पीरियड में, कुछ वीक्स में बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है और डायलिसिस करवाना पड़ता है इस वेस्ट को बॉडी से थ्रू आउट करवाने के लिए। ओके, ऑर्गन डोनेशन, ओके, ये बहुत अवेयरनेस की बात है और आजकल जो है इसकी ओर बहुत सारे लोग जागरूक हो भी रहे कि हम लोग जो है अपनी डेथ के बाद ना अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई हॉस्पिटल अथॉरिटीज, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, बहुत सारे हॉस्पिटल जो ऑर्गन डोनेट की कैंप्स चलाती है। क्योंकि हमारे डेथ के बाद ऑर्गन्स हमारे के साथ, तो इनका ट्रांसप्लांटेशन इजी हो सकता है, उन पर्सन्स की, उन पेशेंट्स की हेल्प हो सकती है जो नीडेड है, ठीक है, तो उनकी हेल्प इससे हो सकती है। तो समझते हैं इसको, एनी पीपल कैन डोनेट देयर ऑर्गन और टिश्यू रिगार्डलेस ऑफ एज ऑफ जेंडर, ठीक है। हर एक पर्सन पर्टिकुलर एज के बाद आने के बाद, चाहे वो किसी भी जेंडर का, अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है, ठीक है। ट्रांसप्लांट इज रिक्वायर्ड व्हेन रेसिपिएंट्स ऑर्गन हैव बीन डैमेज्ड और फेल्ड बाय डिसीज और इंजरीज, ठीक है। अगर कोई पर्सन का ऑर्गन डैमेज हो गया है ना, तो उसमें ट्रांसप्लांट की नीड है, तो उसको हेल्प मिल जाती है। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव फ्रॉम वन पर्सन, ठीक है। ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो सर्जिकली एक पर्सन से रिमूव करके और सर्जिकली दूसरे पर्सन को लगा देते हैं। जो दे रहा है ऑर्गन वो डोनर, और जो ले रहा है वो रेसिपिएंट होता है ना, तो ध्यान रखना है। मोस्ट ऑर्गन टिश्यू डोनेट्स ऑक्यूर जस्ट आफ्टर द डेथ, ठीक है। बहुत से ऑर्गन को डोनेटर करते तो डेथ की जस्ट बाद निकाल लेना चाहिए, डोनेट कर देना चाहिए। बट सम ऑर्गन्स, किडनी, पार्ट ऑफ लिवर, लंग्स एंड टिश्यू कैन बी डोनेटेड व्हाइल द डोनर इज अलाइव। इन किडनी, लीवर और लंग्स के पार्ट्स को जब डोनर अलाइव है तभी निकाल सकते हैं। कुछ अदर पार्ट्स को हम लोग उसके मरने के बाद भी बॉडी से निकाल सकते हैं। ओके, प्लांट में भी एक्सर्शन होता है जो कि CO2 की फॉर्म में, रेजिन्स की फॉर्म में, रबर की फॉर्म में, है ना, और कुछ अदर गैसियस फॉर्म में भी जो होते हैं प्लांट जो अपना एक्सर्शन करते हैं। तो एक्सर्शन प्लांट्स के अंदर भी होता है ना, जैसे आपकी ये ग्लू की गम की फॉर्म में ना,
कोई रेजिन्स रबर की फॉर्म में लेटेक्स। तो ये प्लांट जो होता है अपना जो वेस्ट इस टाइप से रिलीज करते हैं ना, O2 की फॉर्म में, CO2 की फॉर्म में ना, ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो ये प्लांट्स जो होते हैं ये भी अपना वेस्ट जो होती है बॉडी से थ्रू आउट करते हैं किसी न किसी फॉर्म में। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर ओवर होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप लोग हमारे आने वाले अगले वीडियो के नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।